नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी वेल्दी हेल्प लाइव सेशन में, जहां पर आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब देने की हम कोशिश करते हैं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने के पहले आपके लिए एक छोटू सी अपडेट आपको जरा दिखा दूं मैं। ये जस्ट वन सेकेंड। ये है, ये रहा, ये देखिए, आप देख सकते हैं। इससे जरा मैं हटा दूं अभी यहाँ पे। ओके, तो ये है हमारा नया ईमेल आईडी ask@bewealthy.co.in। आप अपने सवाल या फीडबैक हमें इस आईडी पर अब मेल की करेंगे, क्योंकि पहले वाला जो ईमेल आईडी था खजाना_बढ़ावा@gmail.com वो एक्टिव है, लेकिन सवालों के लिए और फीडबैक के लिए ये ईमेल आईडी आप प्लीज नोट कर लीजिए। हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको हम ये दे देंगे, लेकिन फिर भी अगर अभी नोट करना है तो अभी कर ले। ऑलराइट, चलिए आज अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ आज है वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी सर। हेमंत सर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का बहुत ही, मतलब बहुत ही जाना माना बड़ा सा नाम है। सर ने करीब 1300 आर्टिकल्स लिखे हैं सभी लीडिंग पब्लिकेशंस में, और साथ ही एकदम रेगुलरली आते हैं वो बहुत सारे बिजनेस चैनल्स पे, सीएनबीसी टीवी 18, आवाज, ईटी नाउ, जी बिजनेस, ईटी नाउ स्वदेश, आप बस नाम लीजिए और हर जगह हेमंत सर कई सालों से जा रहे हैं और अपने अनुभव को शेयर करते हैं और निवेशकों को मदद करते हैं अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने में। वहां पर अब इनको हम जोड़ लेते हैं जरा, जस्ट वन सेकेंड, और हम फिर शुरू करेंगे आपके साथ आपके सवाल जवाब का सिलसिला। एक सेकेंड। मीनवाइल अगर आपको ऑडियो और वीडियो सही तरीके से आ रहा है तो एक थम्स अप अगर दे देंगे तो मेरे लिए आसानी रहेगी। हाय सर। हाय स्वाति, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। बहुत घूम रहे हैं आजकल, हाँ? नहीं, वो तो सही है, कभी कभी हो जाता है थोड़ा ज्यादा, बट देखो। देखिए, लेकिन संडे को हमने संडे को आपसे बैठ के बात हमने करें। पुकारा और आप चले आए। यही थैंक यू। यही यही आपका जो है ना, एकदम मन जीत लेता है। हम चलिए सर, शुरू करते हैं सवाल जवाब। ठीक है। ठीक। पहला सवाल लेते हैं सर। एक हमारे दर्शक है निमेश, उनका है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड की एक नई स्कीम उनके सामने आई है, जिसको यूनिडाइवर्स कहा जा रहा है। इस स्कीम में ये कहा गया है कि इसके अंदर चार अलग अलग स्कीम को का कॉम्बिनेशन है: कॉन्ट्रा, लार्ज एंड मिड कैप, फोकस्ड एंड मिड कैप। ऑल राइट। अब इस पर ये सलाह चाहते हैं कि ये नई चीज क्या है, इसको लाने के पीछे वजह क्या है। करंटली इन्वेस्टिंग फॉर माई रिटायरमेंट विच इज 10 years अवे, और अपने आप को ये अग्रेसिव इन्वेस्टर मानते हैं। बताएं सर, इस पे क्या राय देंगे? ये क्या है नई स्कीम एसबीआई की? देखिए स्वाति, ये जो एसबीआई का जो यूनिडाइवर्स है, बेसिकली ये एक हम्म। स्कीम नहीं, राइट। ये एक, जैसे बोलते हैं कि एक अम्ब्रेला है जैसे, ठीक है, उसके हम्म। अंदर आपको ऑप्शंस है चार स्कीम्स में इन्वेस्ट करने के। हम्म। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि एसबीआई को लगा कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए दो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं। जी। एक तो होती है आपकी एसेट एलोकेशन, कि कितना पैसा इक्विटी में, कितना पैसा डेट में जाए। और हम्म। विद इन इक्विटी, हम्म। राइट, आप कैसे इंश्योर करें कि आपके पोर्टफोलियो में ओवरलैप ना हो। ओवरलैप का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा स्टॉक एक जैसे ना हो, और इन्वेस्टिंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट हो, हम्म। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी थोड़ी डिफरेंट हो। हम्म। एज एन इन्वेस्टर थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है आपके लिए वो खुद से डिसाइड करना। तो राइट। उन्होंने क्या कहा है कि यूनिट डाइवर्स में वो चार फंड्स उन्होंने सेलेक्ट किए हैं, हम्म। राइट। एक एसबीआई कॉन्ट्रा, जाहिर है जैसे नाम से पता चलता है कॉन्ट्रेरियन बेट लेगा वो। राइट। एक एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, जिसमें हम्म। 35% मिनिमम दोनों सेगमेंट में जाएगा। राइट। एसबीआई फोकस फंड जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में है, लेकिन कंसंट्रेटेड बेट रहेगी। और एक एसबीआई मिड कैप, वो तो हम जानते हैं कि उसका यूनिवर्स कौन सा है, वो 150 स्टॉक्स। हम्म। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि इन चार स्कीम्स में चारों डिफरेंट फंड मैनेजर्स हैं, चारों डिफरेंट स्टाइल्स हैं, चारों हम्म। डिफरेंट एलोकेशन अलग है वहां पे। हम्म। तो एज एन इन्वेस्टर आपके पास ऑप्शन है, जब आप यूनिडाइवर्स के लिए ऑप्ट करते हो, हम्म। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आप, मान लीजिए आप एसआईपी कर रहे हो 20,000 रुपए की, राइट। अगर आप चाहो तो चारों फंड में कर लीजिए। अगर ओके। आप चाहो तो उसमें से कोई तीन फंड ले लीजिए। अगर आप चाहो तो प्रपोर्शन खुद से डिसाइड कर लीजिए, जरूरी नहीं है कि आपको 5,000 डालना है। आइडिया ये है कि आप जब पोर्टफोलियो बनाएं, हम्म। चाहे वो लमसम हो, चाहे एसआईपी हो, या जो दोनों का कॉम्बिनेशन हो, हम्म। आपके लिए जो ओवरलैप होता है वो कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो को नुकसान पहुंचाता है लॉन्ग रन में। तो हम्म। उन्होंने कोशिश की है कि भाई हमारे चार फंड्स हैं, अलग अलग फंड मैनेजर है, अलग अलग
स्ट्रेटेजी है, फिलोसफी है, इसमें से आप चुन लीजिए। तो एक इन्वेस्टमेंट में आपको 4 डिफरेंट स्टाइल मिल जाएंगे। हम्म लेकिन लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए यहाँ पे हम्म कि अगर मान लीजिए आपका एज एन इन्वेस्टर आपको देखना वो आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, वो मैं उसका राइट। एग्जांपल देता हूँ आपको। हम्म मान लीजिए आपका 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, ठीक है। हम्म अगर आपको इस कॉन्सेप्ट से बेनिफिट लेना है कि आपको ओवरलैप को कम करना है या डिफरेंट स्ट्रेटजी से फायदा लेना है, तो या तो आपको पूरा पैसा अपने पोर्टफोलियो का इस कॉन्सेप्ट के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आपके पूरे पोर्टफोलियो में वो डिफरेंट डाइवर्स स्टाइल्स आएंगे, ओवरलैपिंग नहीं होगी। बट दूसरी तरफ मान लीजिए आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है, आपने सिर्फ 2 लाख रुपए इसमें डाले, तो हम्म क्या हुआ, सिर्फ 20% ऑफ योर पोर्टफोलियो में आपको इस कॉन्सेप्ट का फायदा होगा, राइट। हम्म हम्म, पूरा पैसा तो एक फंड में डालेंगे नहीं आप, क्योंकि वो तो कभी भी एडवाइजेबल नहीं है कि पूरा दस राइट लाख आपने एक फंड मैनेजर को दे दिया, चाहे वो राइट। कितने भी अच्छे फंड हो, ठीक है। 2 लाख डाला तो क्या हुआ, सिर्फ 20% हिस्सा जो आपके पोर्टफोलियो का उसमें आपको फायदा हुआ। अब हम्म 80% में आपकी जो उलझन है, दुविधा है, वो फिर भी रही। फिर भी आपको जब दूसरे फंड सेलेक्ट करने पड़ेंगे तो आपको देखना है कि ओवरलैप है कि नहीं, फंड परफॉर्मेंस कैसी है। तो करेक्ट। मुझे लगता है कॉन्सेप्ट अच्छा है, बट एज एन इन्वेस्टर हमको ये देखना है कि वाकई में इससे हमारे पोर्टफोलियो को फायदा हो रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर 20% मेरे को फायदा हो भी गया तो हम्म 80% तो डिसीजन मेरी है, फिर सर, मैं लेकिन 100। यहाँ पर एक दो सवाल आ रहे हैं मेरे जहन में। पहला सवाल कि हम अमूमन ये कहते हैं कि आप एक ही फंड हाउस के सभी फंड में एक्सपोजर लेने की जरूरत नहीं। जब आपके पास 40+ फंड हाउसेज हैं और अलग अलग फंड मैनेजर्स हैं, तो मैं एक ही फंड हाउस के 4 स्कीम्स में क्यों पैसे डालूं? मैं फोकस फंड कहीं और से ले लूं, मैं लार्ज एंड मिड कैप किसी और का ले लूं, ताकि मेरे बास्केट में डाइवर्सिफिकेशन उस सेंस में भी आ जाए। और दूसरी बात, जहां तक कि नया अलग से फंड चुनने का सवाल होता है, तो प्रोसेस सबका सेम ही होता है ना सर, हेमंत सर, कि आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे उसका, फंड का फंड मैनेजर कौन है ये देखेंगे, जो भी ओवरलैप देखते हैं। तो यहाँ पर भी आप 4 फंड ले जरूर रहे हैं, लेकिन आप एक बार तो बैठ के चेक करेंगे ना कि कॉन्ट्रा का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है या फिर लार्ज एंड मिड कैप का रिकॉर्ड क्या रहा है। तो प्रोसेस चुनने का वही है, सिर्फ यहाँ पर सहूलियत क्या है कि एक जगह आपको 4 डिफरेंट ऑप्शंस आपके सामने तैयार है, एक बास्केट, आपकी थाली तैयार है बेसिकली। हाँ बिल्कुल, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा स्वाति के हम्म जो सिलेक्शन के पैरामीटर्स हैं वो सब रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बिकॉज वो 4 स्कीम्स हैं तो आप आंख बंद करके उसके अंदर पैसा डालेंगे। हमने कहा कि ये चारों के चारों जो जो फंड्स हैं उनकी स्ट्रेटजीज, फिलोसफीज और सब फंड अलग है। मैनेजर अलग है, राइट। हम्म जो इन एनी केस, जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम्म एज एन इन्वेस्टर आपको देखना ही है वो या क्या होता है। कभी कभी जैसा मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट अच्छा है, आपको हम्म 4 डिफरेंट स्ट्रेटेजी फिलोसफी के फंड मिल रहे हैं, हम्म ओवरलैपिंग काफी कम है। हम्म लेकिन जैसा मैंने कहा कि उसका फायदा उठाने के लिए या तो आप पूरा पैसा उनको दो, वो कभी भी या एडवाइजेबल नहीं है। हम्म अगर आपने 20% दिया भी तो आपकी सोल्यूशन जो मिला सिर्फ 20% पे मिला। 4 फंड तो आपके पास 20% के लिए हो गए, फिर और 80% के बाकी लिए के मिला तो 80% फिर का। से फंड चुनेंगे। तो ओके। कॉन्सेप्ट अच्छा है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हर इन्वेस्टर के ऊपर एप्लीकेबल है जब आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, राइट। राइट उतना राइट। ही फायदा है उसका, बट हम्म एज एज सच ये प्रोडक्ट में पैसा लगा के आपको लगे कि आपकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी, तो हम्म वो मैं नहीं कहूंगा। क्योंकि क्योंकि जैसा मैंने कहा, या तो पूरा पैसा दो या फिर थोड़ा दिया तो कोई मतलब नहीं या है, क्योंकि उनकी हम्म डिसीजन मुझे ही है। राइट। अगला सवाल सर अभिषेक जैन जी का लेते हैं। इन्होंने लिखा है कि इन्होंने कभी भी म्यूचुअल फंड या इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी में निवेश नहीं किया है। कुछ महीनों में इनके पास 5 से 10 लाख रुपए आने वाले हैं, जिसको वो 10 से 15 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं। सेफ इन्वेस्टर के तौर पर इनके सामने ऑप्शन है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स। हम मान के चल रहे हैं कि शायद ये सीनियर सिटीजन है, कहीं लिखा नहीं है हालांकि इन्होंने, या फिर किसान विकास पत्र, जहां पर अमाउंट बोल रहे हैं कि 10 साल में डबल हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये एक सलाह चाहते हैं कि इन केस, इन ऑर्डर टू गेट बेटर रिटर्न्स विथ लीस्ट रिस्क, what all options do I have, or should I go with SIP और लमसम इन्वेस्टमेंट? इससे अधिक कोई जानकारी इनकी उम्र की नहीं है, सिर्फ रिस्क में बता रहे हैं कि ये आई थिंक सेफली प्ले करते रहे हैं अभी तक। क्या सलाह देंगे ऐसे निवेशक को आप? देखिए, 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो मुझे अच्छा लगा कि हम्म इन्होंने इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमसे पूछा। बहुत राइट। बार क्या होता है, आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हो फिर पूछ लेते हो कि ये ठीक हुआ कि नहीं, उसमें हम कुछ नहीं कर पाते, राइट। तो वो ज्यादा एक बहुत कुछ अच्छी बात है। नहीं। जी दूसरी जी। बात, जैसे उन्होंने कहा कि वो सेफ इन्वेस्टर है, आई थिंक वो जो सेफ्टी एंगल है उसको थोड़ा सा प्रॉपर पर्सपेक्टिव में डालने की जरूरत है इसमें, ओके। राइट। इन्वेस्टमेंट के अंदर 2 रिस्क होते हैं।
बराबर है। हर एज एन इन्वेस्टर मेरी मेहनत की कमाई है, हर आदमी चाहता है कि मेरा पैसा सेफ, लेकिन उसको जैसा मैंने कहा प्रॉपर पर्सपेक्टिव में डालना इसलिए इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट में दो रिस्क होते हैं, राइट? एक होता है रिस्क टू कैपिटल, कोई नहीं चाहता कि हमारे पैसे कम हो। दूसरा होता है इन्फ्लेशन रिस्क। अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्या करते हैं एज एन इन्वेस्टर, हमारा पूरा फोकस ये रहता है कि हमारा पैसा कम ना हो, और शायद यही कारण है कि हमारे देश में सिग्निफिकेंट मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टर जो है अभी भी ट्रेडिशनल, जैसे इन्होंने कहा, सीनियर सिटीजन और किसान मिडिल क्लास हाँ, में पैसा डालते हैं, राइट? अब देखिए इनके पास दूसरा है रिस्क, मैंने कहा इन्फ्लेशन। इन्होंने कहा 10 से 15 साल का समय है इनके पास, बहुत लंबा समय, राइट? ऐसे में अगर आपने रियल रेट ऑफ रिटर्न नहीं कमाया पॉजिटिव, मतलब आपकी ग्रॉस रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन माइनस टैक्सेस अगर पॉजिटिव नहीं है, तो आपका पैसा सिर्फ नंबर्स में बढ़ेगा, आपको एक्चुअली देखेंगे कि 15 साल के बाद की वैल्यू वो कम हो गई, ठीक है? दूसरी बात इन्होंने कहा मेरे पास 5 से 10 लाख। तो एक तो मैं यहाँ चाहूंगा पहले समझें कि इन्फ्लेशन का रिस्क 15 साल के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हो इक्विटी में भी, तो कैपिटल का रिस्क नहीं होता है उसमें, ये आप मान के चलिए, राइट? दूसरा आपको क्या करना है, हमने फंड सिलेक्शन की बात की, आप वेल डाइवर्सिफाइड कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग फंड पकड़े, थोड़ा सा जो डर है इक्विटी का वो निकालें। देखिए मेरा हमेशा ये मानना है कि डेट आपके पोर्टफोलियो में एक सिग्निफिकेंट पार्ट हो सकता है, लेकिन अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करनी है ना स्वति, तो आप किसी को पैसा उधार देके अमीर नहीं बन सकते, राइट? डेट इज व्हाट यू आर लेंडिंग मनी टू समबडी, राइट? इक्विटी इज व्हाट, इक्विटी आपके पास ओनरशिप आता है, यानी बिजनेस की ओनरशिप। पैसा बनाना है तो फिर वो ओनरशिप नहीं बनेगा, तो उसके अटेंडेंट रिस्क को भी समझना है। दूसरी बात कि टाइम होराइजन में क्लैरिटी चाहिए। 10 से 15 साल अगर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ ना, इक्विटी फंड में, और 12% का रिटर्न मान के चलूं, तो जैसे उन्होंने कहा 5 लाख रुपए अगर उनको इन्वेस्ट करने हैं, तो 10 साल के बाद करीब वो 15.5 लाख हो जाएंगे, और 15 साल के बाद वो करीब 27 लाख हो जाएंगे। तो मतलब क्लैरिटी चाहिए कि 10 साल है कि 15 साल है, 5 लाख है कि 10 लाख है, क्योंकि मेरी जो एलोकेशन है फंड्स की उसके ऊपर डिपेंड करेगी। मेरी सलाह इनको ये है कि क्योंकि मेरे पास बाकी पोर्टफोलियो नहीं है, तो मैं मान के चल रहा हूँ जैसे उन्होंने कहा सेफ है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, उससे थोड़ा दूर रहे इस समय पे। इक्विटी में पैसा डालिए, इंपॉर्टेंट है, 15 साल बहुत लंबा समय होता है आपको इस एसेट क्लास के बेनिफिट लेने के, राइट? तो कुछ कैटेगरीज जैसे मैं इनको बोलूंगा लार्ज एंड मिड में, जैसे कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी, मुझे ये लार्ज एंड मिड कैटेगरी काफी अच्छा लगता है, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप, राइट? और एक मल्टी कैप फंड ले सकते हैं आप, जैसे निपॉन का मल्टी कैप फंड है जिसमें तीनों सेगमेंट मिलेंगे। मेरा ये मानना है कि अगर आपने इक्विटी में नहीं भी इन्वेस्ट किया तो इस बार इन्वेस्ट करके देखिए। इन्होंने कहा कि 5-10 साल में इनका पैसा डबल होता है किसान विकास पत्र में, तो हम बात करते हैं करीब 7.2 7.3 का रिटर्न, वो भी टैक्सेबल, वो भी टैक्सेबल। दूसरी बात, सीनियर सिटीजन में जब पैसा लगाएंगे ना, 5 साल के बाद आपके पास ऑप्शन है 3 साल एक्सटेंड करने के लिए, लेकिन इंटरेस्ट रेट बदलेगा, तो वो री इन्वेस्टमेंट रिस्क जिसको हम बोलते हैं वो वहां पे भी है। उस समय पे क्या इंटरेस्ट रेट होंगे मालूम नहीं है, और 8 साल के बाद आपको वहां से लेना पड़ेगा, 8 साल बाकी है आपके पास, तो 7 साल के लिए फिर से डिसीजन लेना पड़ेगा कि कहाँ डालना है। इससे अच्छा है शुरुआत से आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना के चलें, ऐसी एसेट क्लास का पोर्टफोलियो बनाएं ताकि जो लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ देता है। तो आई थिंक ये टाइम है थोड़ी सी थॉट प्रोसेस चेंज करने की, इक्विटी जैसे ऑप्शन को और एसेट क्लास को अपने पोर्टफोलियो में चार्ज। ओके, नोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद थोड़ा नेटवर्क कम हो रहा है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड सर, ओके? The network is not proper. बेहतर है, सॉरी गाइस। चले, अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं अपने घर पर नहीं हूँ। चलिए अगला सवाल। ओके, एक पोर्टफोलियो क्विकली रिव्यू करते हैं। छत्तीसगढ़ के हैं खुमेश जी। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 5000, पराग पारिख 4000, एक्सिस स्मॉल कैप 2000 और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी 2000। 5000 और भी निवेश करना है हर महीने। कौन सा फंड लूं या इन्हीं में डिवाइड करूं? और सर क्योंकि यहाँ पर एक्सिस का नाम है ना, तो एक सवाल और मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ, जो लगातार पिछले कई सेशंस में हमसे पूछा जा रहा है, एक्सिस ब्लू चिप और एक्सिस मिड कैप, इनका फ्यूचर है क्या? बने रहना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए? तो दो हिस्सों में सवाल है, पहले उनका पोर्टफोलियो रिव्यू कर देते हैं।
ठीक है, बिल्कुल स्वाति, इनका पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं। देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है कि पोर्टफोलियो में एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी है किसी भी आम निवेशक के लिए लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के। राइट। आई थिंक वहां पे बिल्कुल ये सही है। फंड सिलेक्शन भी अच्छी है, राइट, जो फंड चुने वो अच्छे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने 13,000 में से, राइट, 7,000 रुपीज जो है वो इन्वेस्ट करके रखा है स्मॉल कैप फंड। करेक्ट। इसका मतलब है 55% एलोकेशन इनकी आज के समय में स्मॉल कैप में, करेक्ट। राइट। 5,000 जब ऐड कर देंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा वो कम हो जाएगा, लेकिन हमेशा ये मान के चलिए कि जो स्मॉल कैप है आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्योंकि वो काफी हद तक आपके पोर्टफोलियो रिटर्न को इंप्रूव करने में कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए कि एलोकेशन, क्योंकि इक्विटी में दो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, एक तो कितना इक्विटी में लगाएं, और विद इन इक्विटी डिफरेंट सेगमेंट में आप कितना पैसा लगाएं। तो मेरी सलाह ये रहेगी, पहली बात कि वो एक्सेस स्मॉल कैप की जो एसआईपी 2,000 की है वो बंद करें। इसलिए नहीं कि वो फंड अच्छा नहीं है, पहले बता दो, राइट, इसलिए क्योंकि मुझे एलोकेशन वहां पे कम करना है, ठीक है। बाकी जो दो फंड है उनके एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, वहां पे आप बने रहिए, कंटिन्यू करें। अब जो 5,000 रुपए इनको इन्वेस्ट करने हैं और ये 2,000 जो मिले यहाँ से हमको, 7,000 रुपए जो है वो एक मल्टी कैप फंड, जैसे मैंने बात की निपॉन इंडिया मल्टी कैप, बहुत ही अच्छा फंड है। 40-45% लार्ज कैप में और बाकी मिड और स्मॉल में है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। पोर्टफोलियो थोड़ा डिफरेंट है बाकी फंड से, तो मुझे वो उस हिसाब से वो थोड़ा अच्छा लगता है फंड, परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है, तो वो आप कर लीजिए। तो ये थोड़ा सा रीबैलेंसिंग कर लीजिए, राइट। इंपॉर्टेंट चीज ये होगी, जो भी आपका टाइम होराइजन है वो थोड़ा अच्छे से डिफाइन कर दीजिए, क्योंकि वो आपको मदद करेगा जब वॉलेटिलिटी होगी तो उसको आपको कैसे फेस करना। तो ये तो इनका हो गया जो पोर्टफोलियो में बदलाव करने हैं। जी। दूसरा सवाल पूछा मुझे कि एक्सेस के फंड्स, ओके, ब्लू चिप, और इनफैक्ट काफी सवाल एक्सेस फोकस 25 के ऊपर भी आते हैं, राइट। तो फिर आपने कहा मिड कैप। देखिए क्या होता है, एक्सेस एज ए फंड हाउस, ओके, ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है, राइट। हम जिस सिनेरियो से आ रहे हैं पिछले 16 महीने, अभी छोड़ दीजिए 2-3 महीने, बट उससे पहले का जो पीरियड था, उस समय पे हम कहाँ पे थे, इन्फ्लेशन रेट काफी ऊपर था, इंटरेस्ट रेट काफी ऊपर थे। ऐसे सिनेरियो में वैल्यू इन्वेस्टिंग अच्छा परफॉर्म करता है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग परफॉर्म नहीं करता, राइट। तो एक तो मैं बता दूं कि इनके जो भी फंड्स हैं उनके पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छे। अगर आप एक आम निवेशक है ना, तब भी आप उसको देखेंगे ना, तो आप देख सकेंगे कि वो नाम आप फेमिलियर है, आपको पता है ये कंपनी बहुत अच्छी है वहां पे। होता क्या, क्वालिटी अच्छी है क्योंकि ग्रोथ इन्वेस्टिंग नहीं चली। अब प्रॉब्लम क्या होता है फंड हाउस के लिए, आप अपना स्टाइल चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप स्टाइल चेंज करोगे ना, अब पिछले 2 महीने से ग्रोथ इन्वेस्टिंग चलने लगा, तो फिर आप क्या करेंगे, ना वहां के रहेंगे ना तो यहाँ पे आके रहेंगे। तो प्रॉब्लम क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जिन इन्वेस्टर्स ने पिछले 1.5 साल पहले इन फंड में इन्वेस्ट किया है, वो बहुत डिसअपॉइंटेड है उनकी रिटर्न से, क्योंकि पूरा इम्पैक्ट जो नेगेटिविटी का था उनके पोर्टफोलियो में दिख रहा है, राइट। उससे पहले जिन्होंने अगर 2-3 साल पहले इन्वेस्ट किया, तो अभी भी उनके रिटर्न जो है वो डबल डिजिट होंगे, ओके। तो मेरा ये मानना है कि एक्सेस मिड कैप की अगर मैं बात करूं, हालांकि पीयर ग्रुप के सामने शायद टॉप परफॉर्मिंग फंड नहीं होगा, बट फिर भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। हाँ, एक्सेस ब्लू चिप, एक्सेस फोकस 25 ने काफी डिसअपॉइंट किया। आपका डिसीजन डिपेंड करेगा आपके पोर्टफोलियो में कितने फंड्स हैं। अगर ये इकलौता फंड लार्ज कैप फंड है तो फिर चेंज कर लीजिए डेफिनेटली। अगर आपके पास और भी हैं, 1-2 फंड है, उसमें से एक एडिशनल फंड है, और अगर आप एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप बने रहिए, क्योंकि पोर्टफोलियो क्वालिटी इतनी अच्छी है, और क्योंकि ग्रोथ इन्वेस्टिंग फिर से वापस आएगा अभी, राइट। तो फिर वो डिसीजन डिपेंड करता है, नॉट बिकॉज उसमें कुछ प्रॉब्लम है पोर्टफोलियो क्वालिटी में, डिपेंड्स ऑन आपने कब इन्वेस्ट किया और आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो कंपोजिशन कैसी है। तो आई थिंक उसके बेसिस पे आपको डिसीजन। तो ये बताएं, जो अगर जिनके पोर्टफोलियो में और भी ब्लू चिप फंड्स है या लार्ज कैप फंड है, जिनको हम कह रहे हैं कि आप तब आप बने नहीं, आपने कहा इकलौता फंड है तो स्विच कर सकते हैं, तो जो एसआईपी से कर रहे होते हैं वो पूरी अमाउंट स्विच करें, या फिर यू विल रेकमेंड कि आप जो अभी तक निवेश किया हुआ है उसको छोड़ दीजिए, नया निवेश शुरू कीजिए? देखिए, मेरा मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर मैं वो शिफ्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं आई एम उस नॉट फंड से हैप्पी विद द कंफर्टेबल हूं, परफॉर्मेंस, एग्जैक्टली। राइट। तो फिर जो मैंने एक्यूमुलेट किया 1.5-1.5 साल में, मैं कोई वहां पे क्यों, मतलब नहीं बनता। तो वो भी निकल के जाएगी। गॉट इट, गॉट इट। अच्छा, एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सा आया हुआ है, नाम मुझे नहीं पता इनका। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं म्यूचुअल फंड के, एसआईपी चल रही है पिछले 2 साल से, रिटर्न करीब 15% का है दिख रहा है फिलहाल, बहुत बधाई। जानना चाहते एक फंड के बारे में, आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड। यहाँ पर इन्होंने वर्ड यूज किया इंटरेस्ट, जो कि गलत है सर जी।
अप्रोक्सीमेटली 11% का रिटर्न यहाँ पर भी दिख रहा है इनको सेम पीरियड में. What should word है only approximately 11%. What should I do to continue or switch to another fund for long term 3 years? अब इस सवाल में ना ये फंड क्योंकि है तो बहुत पुराना 1998 का लॉन्च किया हुआ फंड है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को बिलोंग करता है. सर मुझे सवाल में जो अनकंफर्टेबल कर रहा है ओनली 11% क्या होता है? 11% इज नॉट अ बैड रिटर्न फर्स्ट थिंग फर्स्ट, करेक्ट. और फिर कह रहे हैं कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए देख रहा हूँ 3 साल. आई थिंक लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन बीते कुछ वक्त में बदल गई है. 3 साल को हम शायद अब लॉन्ग टर्म कंसीडर नहीं करते हैं और कहते हैं कि इक्विटी में करीब 5 साल या 6 साल का नजरिया लेके चलो. आप बताएं, आपको ये सवाल पढ़ के ये निवेशक, पहली बात इनकी साइकोलॉजी कैसी लग रही है? देखिए 2-3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे भी. पहली बात कि 2 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, 3 साल जी. का समय है, 5 तो साल का लेके मिला के चल इनके रहे पास थे. 5 साल का समय है. अब वो यूजुअली अगर आप बात करेंगे लमसम पैसे की, तो आप कह सकते हैं कि हाँ 5 साल को मैं थोड़ा कंसिडर कर सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म. ठीक है. राइट. प्रॉब्लम क्या है, जब आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपकी एवरेज होल्डिंग 5 साल में सिर्फ 2.5 साल रहेगी. 2.5 साल है. आप ये मत भूलिए. राइट. 2.5 साल किसी भी एंगल से आप लकी हैं कि आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि आपकी टाइमिंग थोड़ी सही हो गई, मार्केट पिछले कुछ महीने में सुधर गया, काफी अच्छा रिटर्न आपको मिल गया. राइट. तो क्योंकि आप एवरेजिंग करते रहे तो आपको उसका फायदा हो गया. राइट. बट यूजुअली मेरा ये मानना है कि अगर आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हो तो कम से कम 8-10 साल का समय आपके पास होना चाहिए. 10 साल करेंगे तब आपको 5 साल का समय मिलेगा होल्डिंग पीरियड के तौर पे. पहली बात तो ये. दूसरी बात, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि 11% रिटर्न, डबल डिजिट रिटर्न इज नॉट बैड एट ऑल. राइट. प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए जब आप पोर्टफोलियो बनाते हो ना, हमने जैसे स्टार्टिंग में बात की कि डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट फिलोसफीज. राइट. शुरुआत में हमारा कंसर्न होता है सेफ्टी. हम चाहते हैं डाइवर्सिफिकेशन हो जाए. ठीक है, ओके. लेकिन कुछ समय के बाद हमारी प्रायोरिटीज बदल जाती है. राइट. फिर मुझे लगा कि 4 फंड में से 3 ने तो अच्छा रिटर्न दिया, इसने सिर्फ 11% दिया, तो मुझे फिर वो कहीं खटकता है. राइट. जबकि स्टार्टिंग में मैंने वो बनाया था किस लिए, ताकि भाई मुझे डिफरेंट स्टाइल मिल जाए, मुझे कहीं प्रोटेक्शन मिले. क्योंकि फ्लेक्सी कैप में क्या स्वाति आपको पता है, मेजोरिटी पैसा, जैसे ये फंड की हम बात कर रहे हैं, 83-84% पैसा आपका लार्ज कैप में है. राइट. और ये हमने देखा है कि लार्ज कैप फंड ने मिड कैप फंड के कंपैरिजन में अंडर परफॉर्म किया है. अब उसकी मैं कंपैरिजन किसी मल्टी कैप फंड से, किसी मिड कैप से करूंगा, ऑब्वियसली राइट कंपैरिजंस. राइट. तो 11% बाय इटसेल्फ कोई बुरा रिटर्न नहीं है. हाँ, ये बात सही है कि क्या फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इससे बेहतर फंड अवेलेबल है? यस, डेफिनेटली अवेलेबल है. एक फंड की हमने थोड़ी देर पहले बात की, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड. ओके. वो मुझे क्यों अच्छा लगता है, उसमें भी एलोकेशन ऐसी है, लेकिन उसमें अच्छा बात क्या है, 17-18% पैसा यूएस मार्केट में है. और जिस तरीके से रिकवरी हमने यूएस में देखी है पिछले 2-3 महीने में, जिस तरह से नैस्डैक ऊपर गया है, राइट, उसका पूरा फायदा आपको मिलता है. तो एक कहीं ना कहीं आपको एक ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाता है आपको. तो उस कैटेगरी में फंड होंगे अच्छे, बट यकीन मानिए आप कभी भी आप पोर्टफोलियो बनाएंगे ना, तो हमेशा जैसे बोलते हैं ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. आपको लगेगा कि वो फंड अच्छे हैं, वहां चले जाऊं. बट 11% का रिटर्न मुझे नहीं लगता किसी भी एंगल से वो खराब है ऐसे फंड में जहां पे 85% पैसा जो है वो लार्ज कैप है. सिंपल सा चीज है ना सर, यहाँ पे आई गेस कि अगर आपको पता है कि आपको पहुंचना कहाँ है, तो आप कोई 11% पे भी अगर पहुंच रहे हैं, देन नथिंग रॉन्ग विद इट, राइट. हमें यही नहीं पता होता कि पहुंचना कहाँ है, उसके बाद हम बोलते हैं 15% मिल रहा है तो भी उदास, या फिर 10% मिल रहा है तो भी उदास. मुझे लगता है कि अगर मुझे 20 लाख चाहिए और मुझे वो 10% पे पूरा कर रहा है, तो मैं क्यों मतलब बेवकूफी वाला वर्ड तो यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, लेकिन मैं क्यों बेवजह और रिस्क लूं या 15% के पीछे भागूं. देखिए स्वाति, एक इम्पोर्टेंट चीज बोलता हूँ, आई थिंक हर निवेशक के लिए वो इम्पोर्टेंट है. आप जो अचीव करना चाहते हो ना पोर्टफोलियो से, वो आपके पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट करना चाहिए. ठीक है. रिस्क आप लोगे नहीं, रिटर्न आपको पूरा चाहिए. बराबर है. तो वहीं पे क्या आता है, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भाई नहीं कंसिस्टेंट कितना है, तब हमको चाहिए कंसिस्टेंसी. राइट. बाद में हमको चाहिए टॉप परफॉर्मिंग फंड. राइट. तो उसका उसका वो चेंज नहीं हो सकता. तो आई थिंक अगर आपको एग्रेसिव चाहिए, मान लीजिए आप बहुत क्लियर है कि मैं रिस्क लूंगा, मुझे एग्रेसिव चाहिए, तो फिर एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाइए. लेकिन उसके जो एडवर्स इम्पैक्ट है उसके लिए भी तैयार है. राइट. अब होता क्या है, जैसे मैंने कहा ना, जैसे कभी कभी क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, आई थिंक इंपॉर्टेंट है प्रोस्पेक्टिव में डालने के लिए. कि जब इन्वेस्टर से बात होती है हमारी, तो वो कहते हैं कि देखिए हमको पूरा इक्विटी में नहीं डालना है, तो आप हमको ऐसा पोर्टफोलियो बनाइए. तो पोर्टफोलियो कैसे बनता है, थोड़ा बैलेंस एडवांटेज होगा, थोड़ा हाइब्रिड होगा, थोड़ा इक्विटी होगा. मार्केट चल गई तो इक्विटी फंड के रिटर्न 15%, बैलेंस एडवांटेज के 10%, तो फिर वो
बहुत तकलीफ होती है कि वहां पे क्यों नहीं डाल दिया आपने मेरा पैसा, राइट? हाँ, आई थिंक एज एन इन्वेस्टर इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि रिस्क और रिवॉर्ड के बीच में बैलेंस बनाना बहुत बैलेंस, जरूरी राइट। आकर्ष जी का सवाल है, ये इनका खुद का पोर्टफोलियो नहीं है, अपनी बहन के लिए आपसे सलाह चाहते हैं। 10,000 रुपए हर महीने की एसआईपी शुरू करने का प्लान है, 7 से 10 साल का नजरिया है, मॉडरेट रिस्क टेकर हैं शायद इनकी बहन, और बस इतनी ही जानकारी है। हाउसवाइफ है, जिनको निवेश करना है। और ओके, आई थिंक दिस इज, ये जब लिख रहे हैं दिस इज फॉर माय सिस्टर, ये आई थिंक अपनी बहन के लिए खुद निवेश करना चाहते हैं, बहन निवेश नहीं कर रही है जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। तो बताइए सर, एक मॉडरेट रिस्क टेकर के लिए 10,000 की एसआईपी अगर करनी हो, 7 से 10 साल का नजरिया हो, तो पोर्टफोलियो किस तरीके का होना चाहिए? फिर से मैं जाऊंगा जैसे हमने पहले बात की हम्म। थी, हम्म। रिस्क को आपको प्रॉपर पर्सपेक्टिव में डालना पड़ेगा, जी। राइट? अगर आपको लगता है कि आपको ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है जहाँ पे रिटर्न आपको ट्रेडिशनल ऑप्शन जैसे एफडीज हो गए और स्मॉल सेविंग्स की उससे बेहतर मिले, हम्म। लेकिन रिस्क भी थोड़ा सा कंट्रोल्ड हो, राइट? राइट। हम्म। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हो ना, कोई भी रिस्क प्रोफाइल हो, कोई भी टाइम होराइजन हो, उसके सुटेबल प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो हम्म। मुझे लगता है कि अगर ये बहुत क्लियर है इन टर्म्स ऑफ मॉडरेट रिस्क, राइट? हम्म। हम्म। जैसे मैंने पहले कहा कि इक्विटी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना ही चाहिए, तो इंपॉर्टेंट ओके। है प्रपोर्शन और किस तरीके से आप उसके अंदर इन्वेस्ट करें। तो दो राइट। कैटेगरी के फंड मुझे लगता है ये स्टार्ट कर सकते हैं। हम्म। हाइब्रिड फंड, राइट? अगर इनको मान लीजिए 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, तो मैं कहूंगा कि 5,000 जो है वो आप इन्वेस्ट कीजिए एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में, जिसको हम इक्विटी एंड डेट भी बोलते हैं, जैसे वो उसमें कर राइट। दीजिए। वहां पे हम्म। मैं रिकमेंड करूंगा उनको आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट फंड। हम्म। थोड़ा मैं इनको क्योंकि इसमें क्या है 65 to 70% इक्विटी में रहेगा, बाकी डेट डेट में, में रहे। ठीक है? हम्म। दूसरा फिर मैं इनको कहूंगा बैलेंस एडवांटेज फंड, जो हम्म। एक्चुअली जहाँ पे एसेट एलोकेशन जो है डायनेमिकली मैनेज होता है, ओके। तकरीबन डिपेंडिंग ऑन द मार्केट लेवल। तो मार्केट अगर ऊपर जाती है तो इक्विटी का एक्सपोजर कम होता है, मार्केट नीचे हम्म। जाती है तो इक्विटी का एक्सपोजर ऊपर होता है, और ओके। बाकी पैसा आर्बिट्राज और डेट के अंदर होता है। राइट। उस कैटेगरी में मतलब मैं कहूंगा कि ये कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड को देख ले, ओके। यहाँ पे 5,000 रुपीज को इन्वेस्ट करें। तो हम्म। इसमें करीब 45% इक्विटी, इक्विटी एंड डेट में अराउंड 65-70% इक्विटी, हम्म। राइट? और जो डायनेमिकली चेंज भी होगा, मुझे लगता है हम्म। ये दो फंड्स इनके लिए बिल्कुल सही रहेंगे। सही रहेंगे। तो इनको मौका मिलेगा ट्रेडिशनल ऑप्शन से अच्छा रिटर्न लेने के लिए, ज्यादा टैक्स एफिशिएंट है क्योंकि आपको हम्म। सिर्फ 10% टैक्स देना है कैपिटल गेन पे, राइट? करेक्ट। और हाँ। कहीं ना कहीं आपका जो बैलेंस होना चाहिए, जो हमने पहले बात की थी रिस्क और रिवॉर्ड की, वो भी हम्म। इस पोर्टफोलियो में मिलेगा। ओके, एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। विवेक शर्मा जी का सवाल है कि हाउ लॉन्ग शुड एन एवरेज शुड ऑन एन एवरेज वन, ओके, कितने वक्त तक ऑन एन एवरेज कोई भी इंसान या कोई निवेशक एक पर्टिकुलर फंड में बना रहे, कंसीडरिंग देयर विल बी पीरियड्स ऑफ अंडर परफॉर्मेंस एंड ओवर परफॉर्मेंस एज वेल? आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और हम्म। ये एक ऐसी डायलेमा या दुविधा है जो हर हम्म। इन्वेस्टर्स को होती है, राइट? हम्म। क्योंकि अच्छे से अच्छा फंड भी जो होगा हम्म। ऐसे पीरियड्स में होगा जब वो अंडर परफॉर्म करेगा, नॉट बिकॉज वो फंड खराब हो गया। हम्म। ये इक्विटी मार्केट में क्या होता है, जो पैसा मूव करता है फ्रॉम वन सेट ऑफ सेक्टर्स टू अनदर सेट ऑफ सेक्टर, वैल्यूएशन का इशू होता है। तो राइट। हर फंड की लाइफ में ऐसा पीरियड आएगा जब उनको लगेगा थोड़ा कम परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस को आपको प्रॉपर पर्सपेक्टिव में डालना, हम्म। राइट? दो चीजें देखनी है आपको जी। जिस फंड में आप हैं। देखिए, हम्म। पहली बात तो आपको अपना टाइम होराइजन देखना है कि मेरे पास 10 साल का समय, पहली बात वो क्लैरिटी होगी कि 10 साल तक मुझे इक्विटी में बने रहना है। और हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी जो कमिटमेंट है वो इक्विटी से या फंड से नहीं, राइट? हम्म। पहली बात। हम्म। दूसरी बात, आप जिस फंड में बैठे हैं वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। कंसिस्टेंटली कैसे नापेंगे आप? दो या। तरीके से, एक हम्म। बेंचमार्क, राइट? दूसरा होता है पीयर ग्रुप की एवरेज। मेरे करेक्ट। हिसाब से पीयर ग्रुप की एवरेज को ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका कारण बताता हूँ। हो सकता है मार्केट बुल रन में हो, सारे के सारे फंड ने बेंचमार्क को बीट किया हो, राइट? किसी ने 10% से किया, किसी ने 2% से किया, किसी ने 5% से किया। तो हम्म। आपको एवरेज के सामने देखना है कि आपके फंड ने हम्म। वो एवरेज से बेहतर परफॉर्म किया कि नहीं। हम्म। हम हमेशा ये चाहेंगे थ्योरेटिकली कि हम बेस्ट परफॉर्मिंग फंड में, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बेस्ट परफॉर्मिंग फंड हर 3 महीने में, हर 6 महीने में बदलते हैं। करेक्ट। जब तक आपको क्लैरिटी है कि 10 साल का समय है, हम्म। जब तक ये विजिबल है कि जो फंड्स आपके पोर्टफोलियो में है वो हम्म। एवरेज से कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, राइट?
आप वहां से क्यों निकलेंगे, राइट, और कहाँ जाएंगे, आपको पता नहीं है कि जिस फंड में आप जा रहे हैं वो आज अच्छा कर रहा है, कल अच्छा नहीं कर रहा। तो राइट। पहली बात, फोकस रखिए अपने टाइम होराइजन पे। दूसरी बात, फोकस रखिए परफॉर्मेंस के ऊपर, जब तक कंसिस्टेंसी है, ओके, क्योंकि हर बार जब आप चेंज करेंगे तो आप उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स देंगे, जो राइट। आपको इवेंचुअली देना है, वो बात सही है, लेकिन समय से पहले जब आप कैपिटल गेन देते हो तो आपकी कंपाउंडिंग के ऊपर फर्क पड़ता है, राइट। तो अननेसेसरी मत कीजिए। हाँ, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है पीयर ग्रुप से, तो अब सवाल आता है इतने समय, राइट। उसमें भी आप देखिए कि अगर मिड कैप फंड है और सारे मिड कैप फंड ने अच्छा नहीं किया तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पीयर ग्रुप से कम किया तो फिर मुझे लगता है कम से कम 4 क्वार्टर का समय दीजिए। 4 क्वार्टर तक अगर वो अंडर परफॉर्म करता है फिर वहां से निकल जाइए। ठीक है श्री सर, आई थिंक हमने आधा घंटा ऑलरेडी कवर कर लिया है, यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। और थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे आप हमारे यहाँ आने की, आप एकदम से गायब हो जाते हैं बीच बीच में। नहीं, बिल्कुल गैप नहीं सॉरी, आप कभी भी कहेंगे आप आ जाइए। जी थैंक यू सो मच सर। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, थैंक यू। आप एग्जिट कर सकते हैं सर, मुझे आधा 30 मिनट 30 सेकंड और लगता है इनसे बात करने के लिए। थैंक यू। और इसके साथ ही आज फिलहाल यहाँ पर बी वेल्दी हेल्प लाइफ सेशन में इतना ही। कोशिश करते हैं हम अधिक से अधिक सवाल लेने की, लेकिन और कोई वक्त की पाबंदी हालांकि नहीं है हमारे पास, लेकिन जब बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो वो भी सही नहीं है। तो 30 मिनट में जितना अधिक हो सकता है आपके सवाल लेने के, हम वो कोशिश करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके सवाल पूरे तरीके से सही तरीके से जवाब आपको नहीं मिला है, आपकी उलझन अभी भी बनी हुई है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। या फिर हमने आपको जो एक अपना दिखाया था ना, ये वाला, रुकिए मैं फिर से शेयर कर लेती हूँ। ये ईमेल आईडी है, आप यहाँ पर हमें ईमेल कर सकते हैं। और जब भी आप हमें ईमेल करते हैं तो नाम और नंबर जरूर लिखिए, ताकि कई दफा आपको हम कॉल करके आपसे बात करना प्रेफर करते हैं, मेल पे सारे जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है ना। तो ये हो गया हमारा नया ईमेल आईडी, आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। कोई एक है सब्सक्राइबर जो हमेशा कहते हैं कि सब आप आजकल टाइम स्टैम्प डालती नहीं है, कोशिश करेंगे जल्दी इस पे डाल दिया जाए। और शुक्रिया वक्त देने के लिए। और याद रखिए, आप है मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।